ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9। इस वीडियो के एंड में आपको फोल्डर मिल जाएगा और आपको सारे क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे अगर आपने इससे अर्लियर वीडियोस नहीं देखे, और इसके बाद के भी सारे क्वेश्चंस आपको उस फोल्डर के अंदर मिल जाएंगे वन प्लेस में, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करो फॉर द अपकमिंग एग्जाम। क्वेश्चन 9 बोल रहा है रिलीजियस रिवाइवलिज्म विद रेफरेंस टू न्यू मूवमेंट्स एंड कल्ट्स। तो पहले बात कर लेते हैं कि रिलीजियस रिवाइवलिज्म क्या होता है। रिवाइव करना, उसको फिर से जगाना। मान लो कि कोई रिलीजन है, उसमें कुछ आइडियोलॉजीज है, कल्चर्स है, कुछ वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं। अगर वो ड्यू टू मॉडर्निटी या फिर दूसरे कल्चर के मिक्स से या फिर जो भी XYZ फैक्टर की वजह से अगर कोई भी चीज़ चली जाती है, छूट जाती है और वो इन इन यूज़ नहीं होती है, उसको वापस यूज़ में लेके आना, उसको वापस से उन प्रैक्टिसेस को फिर से दोहराना या फिर से उनको प्रैक्टिस में लेके आना, वो रिलीजियस रिवाइवलिज्म के अंदर आता है। जब न्यू मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये तो आपको इसलिए पता चल रहा होगा कि कोई ऐसी न्यू मूवमेंट्स आनी, लोग ऑर्गेनाइज होने, ताकि वो इस बारे में बात करें, रिलीजियस रिवाइवलिज्म लेके आए। वहीं पे अगर हम कल्ट्स की बात करते हैं तो कल्ट्स क्या होता है, एक स्मॉल ग्रुप्स बन जाते हैं जिनकी अपनी अलग आइडियोलॉजीज होती है, अलग थॉट प्रोसेस होता है, और वो अलग कुछ चाहते हैं विद इन द सोसाइटी, जो उनके बेसिस, उनके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस के ऊपर वो अपनी कुछ भी सोच या कुछ भी आइडियाज फॉर्म करके उसके लिए एकजुट होकर वर्क करते हैं। तो कल्ट अपने आप में एक छोटे आइसोलेटेड ग्रुप्स होते हैं। ओके, तो ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी क्वेश्चन तोड़ के जो मैंने आपको बताई है, वो ये मीनिंग है इस क्वेश्चन का। अब आंसर की बात कर लेते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर, आपका फर्स्ट पैराग्राफ ऑलवेज विल बी योर इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। तो रिलीजियस रिवाइवलिज्म की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं रिसर्जेंस, मतलब कि वापस आना कुछ ऐसे रिलीजियस बिलीव्स का, प्रैक्टिसेस का, ट्रेडिशंस का, जो मे भी चाहे तो चला गया है या फिर कहीं ना कहीं उसके अंदर चेंजेस आ गए हैं मॉडर्निटी की वजह से, सेकुलरिज्म की वजह से या फिर ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ओके, सोशियोलॉजिकली जब हम देख रहे हैं कि कैसे ये जितने भी रिलीजियस आइडियाज़ हैं, एफर्ट्स है, कैसे इंसान इनको इंटरप्रेट कर रहा है, इनसे कैसे अडेप्ट हो रहा है, और कैसे इन रिलीजियस आइडेंटिटीज़ को वापस मॉडर्न टाइम से टुडे टाइम में वापस से लेके आना और उनको अपनी प्रैक्टिसेस में अडेप्ट करना है, राइट। तो वो हम सोशियोलॉजिकली, इसलिए रिलीजियस रिवाइवलिज्म सोशियोलॉजिकली अंडरस्टैंड करना, स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो भी रिवाइवलिज्म है वो न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स के थ्रू आ रहा है या फिर कल्ट्स के थ्रू आ रहा है, और कैसे वो डायनामिक चेंज हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर, और कैसे रिलीजन का नेचर चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, वो हम अब इस आंसर में जानेंगे। ना फर्स्ट आ जाता है हमारा अंडरस्टैंडिंग रिलीजियस रिवाइवलिज्म। तो रिलीजियस रिवाइवलिज्म में क्या होता है कि कुछ फंडामेंटल रिलीजियस प्रिंसिपल्स या ट्रेडिशंस का वापस आना, जो मे भी भूल विद इन द प्रोसेस भूल गए हों या फिर उनके अंदर कुछ चेंजेस आ गया हो, वो जैसे ऑथेंटिक थे वो ना रह के कुछ अलग ही फॉर्म हो गया हो, लेकिन उनका वापसी आना, वो रिलीजियस रिवाइवलिज्म के अंदर आता है। वहीं पे रेजिस्टेंस टू सेकुलर इन्फ्लुएंस एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल, मतलब कि जब लोग अपने आप को दूर कर लेते हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल से या सेकुलर इन्फ्लुएंस से, जहाँ पे वो अपने रिलीजन को, प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो भी प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना और वापस लेके आना, रीएमर्ज होना, ये सब रिवाइवलिज्म के अंदर आता है। जब हम न्यू रिलीजियस ग्रुप्स फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्पिरिचुअल टीचिंग्स से वो निकल के आया है मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। मतलब कि जो लोग स्पिरिचुअल टीचिंग, जिनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो ये न्यू मूवमेंट्स को में पार्टिसिपेट होके मॉडर्न टाइम्स में रिलीजियस रिवाइवलिज्म के लिए वर्क करते हैं, उसके अराउंड वो रिलीजियस रिवाइवलिज्म लेके आते हैं। अब रिवाइवलिज्म क्या है, स्पिरिचुअली जितने भी गैप आ गए हैं, डिफरेंसेस आ गए, आइडेंटिटी क्राइसिस देखे जाने लग रहे हैं, फिर सोशल एंग्जाइटीज़ है सोसाइटी के अंदर, इसकी वजह से जो सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं, इसको रिवाइवलिज्म एड्रेस कर रहा है, जहाँ पे ये सेंस ऑफ पर्पस लोगों को प्रोवाइड करता है, बिलोंगिंगनेस प्रोवाइड कर रहा है, जो कि इंडिविजुअल्स दूर हो गए हैं मॉडर्निटी की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। तो रिवाइवलिज्म इन इन गैप्स को, इन आइडेंटिटी क्राइसिस को, जो सोसाइटी में कोहेजन नहीं रहा है, इन चीज़ों को एड्रेस करता है, राइट। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वापस से रिवाइवलिज्म की बात करनी। नाउ न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स क्या है, तो न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स को काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होती हैं ये, जहाँ पे
एक ऑल्टरनेटिव की बात होती है, जिसकी वजह से जो रिलीजियस ट्रेडिशंस जो पहले थे या फिर उनका नहीं आ सकते, तो उसके ऑल्टरनेटिव हम क्या ट्रेडिशन लेके आए, जो रिलीजन के जो पहले वाले ट्रेडिशन थे उनसे जुड़े हुए थे, या फिर उन्हीं ट्रेडिशंस को वापस कैसे लेके आना है रिलीजन के, वो न्यू सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स उस बारे में बात करता है। तो ये जितने भी मूवमेंट्स है ये ट्रेडिशनल रिलीजन की के एलिमेंट्स को न्यू टीचिंग के साथ ब्लेंड करता है, और कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के अंदर कैसे इन ट्रेडिशंस को एलिमेंट्स को अप्लाई करना है, यूज में लेके आना है, सोसाइटी लोगों तक पहुंचाना है, उसके बारे में न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स वर्क करता है। अब करेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले तो पर्सनल स्पिरिचुअलिटी और डायरेक्ट रिलीजियस एक्सपीरियंसेस की करेक्टरिस्टिक एक वन है न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स का। सेकंड आ जाता है रिचुअल्स के अंदर इनोवेशन लेके आनी, या फिर टीचिंग्स इस तरीके से चेंज करनी, मॉडिफाई करनी कि जो मॉडर्न इंसान है, जो मॉडर्न इंसान का जो नज़रिया है उसके हिसाब से, उसकी नीड्स के हिसाब से वो टीचिंग्स, रिचुअल्स, रिलीजियस रिचुअल्स उस इंसान की नीड्स को सूट करें। तो ये न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स के दो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स की हमने बात की। थर्ड आ जाता है लीडरशिप ऑफन सेंटर्ड ऑन कैरिज्मेटिक फिगर्स। अब जितनी भी न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स आ रही है आप देखोगे तो जो उनके लीडर्स है वो कैरिज्मेटिक लीडर्स हैं, जिनको लोग फॉलो करना चाहते हैं, जिनके लोग बात मानना चाहते हैं, और उनका तरीका इन्फ्लुएंस करना सोसाइटी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये सोसाइटी में देखा गया है। एग्जाम्पल्स आ जाते हैं हरे कृष्णा मूवमेंट, इस्कॉन। तो ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट है इस्कॉन में, इसने पॉपुलैरिटी गेन की जहाँ पे इसने सिंप्लीफाइड रिचुअल लेके आ गई है, और भी सिंपल रिचुअल, ऐसी डिवोशनल प्रैक्टिसेस या कम्युनिटी लिविंग जो बहुत ज़्यादा सिंपल थी और जो लोग अपने डेली लाइफ में उसको यूज़ कर सकते थे या यूज़ में ला सकते थे, वो हरे कृष्णा मूवमेंट, इस्कॉन मूवमेंट ने के अंदर पता किया गया था, राइट। न्यू एज मूवमेंट आ जाते हैं जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, मिस्टिज्म या सेल्फ हेल्प जैसे एलिमेंट्स को कंबाइन करके इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात किया था कि कैसे इंडिविजुअल अपने आप को बेटर के लिए ट्रांसफॉर्म कर सकता है, चेंज कर सकता है, और एक ओवरऑल होल वेलबींग इंसान की कैसे हो सकती है, ये विद इन न्यू एज मूवमेंट्स के बारे में के दौरान देखा गया था। थर्ड आ जाता है फाल्कन गोंग। तो एक चाइनीज स्पिरिचुअल मूवमेंट थी ये, जहाँ पे मेडिटेशन, एक्सरसाइज और मोरल टीचिंग्स को ब्लेंड करके एक इसने सिग्निफिकेंट फॉलोअर्स गेन कर लिए थे बिफोर इट वाज सप्रेस्ड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट। तो फाल्गुन गोंग ने भी सिंपल सी, भाई आप मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, जो मॉरल टीचिंग्स है, जो हमें अपने जो राइट टीचिंग्स है वो आप अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यू आर इनटू द फाल्गुन गॉन रिलीजन कैटेगरी, ठीक है। या फिर इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपको और ज़्यादा काम या फिर गॉड के पास लेके जा रही है। तो ये जो सिंपल टीचिंग जो इंसान अपने डेली लाइफ में कर सकता है, वो न्यू सोशल मूवमेंट्स के अंदर देखा गया था। ना थर्ड आ जाता है कल्ट्स। कल्ट्स क्या होते हैं? एक स्मॉल आइसोलेटेड ग्रुप होता है जो यूनिक बिलीफ सिस्टम के अराउंड बना होता है, और उसका एक कैरिज्मेटिक लीडर भी देखने को मिलता है। जब हम न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिल गई थी, राइट। जितने भी न्यू सोशल मूवमेंट्स आ रही थी, रिलीजियस मूवमेंट्स आ रही थी, वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेड हो रही थी पब्लिक के बीच में, लोग जुड़ रहे थे उनसे। लेकिन जब हम कल्ट्स की बात करते हैं तो वो कुछ कुछ ज़्यादा ही हटके होती है वो, और अनकन्वेंशनल, ऐसा लोगों ने सोचा नहीं होता। कन्वेंशनल क्या होता है कि जो लोग सोचते हैं, अनकन्वेंशनल मतलब ऐसा लोगों ने सोचा नहीं होता, इसलिए वो थोड़ा सा अलग होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि वो यूनिक बिलीफ सिस्टम के ऊपर जो कल्ट ग्रुप हैं वो फॉर्म होते हैं। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इंटेंस लॉयल्टी होती है लीडर के प्रति और ग्रुप आइडियोलॉजी के प्रति, जो भी कल्ट में मेंबर्स होते हैं। सीक्रेटिव और एस्ट्रोट्रेटिक टीचिंग्स होते हैं, मतलब कि अपना अलग से सीक्रेट टीचिंग्स या सीक्रेट वर्क इनके चलते हैं। मेन स्ट्रीम जो रिलीजियस मूवमेंट्स है, सोसाइटल नॉर्म्स है, उनसे इनको, इनके आइडिया को या इनके बिलीफ सिस्टम को रिजेक्शन मिला होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि उनका कल्ट फॉर्मेशन हो गया, इसलिए वो आइसोलेट होके अपने आप में अपना ग्रुप फॉर्म करते हैं, और जो भी उनकी विचारधारा से प्रेरित होता है, प्रभावित होता है, वो उन कल्ट में जुड़ता जाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, द पीपल्स टेम्पल, जिम जॉन्स। एक ये प्रोग्रेसिव रिलीजियस मूवमेंट पहले देखी गई थी, लेकिन एक ट्रेजिक मास सुसाइड हुआ था जॉन टाउन में, जिसकी वजह से ये कल्ट फॉर्मेशन हमें देखने को मिली। वहीं पे रजनीश मूवमेंट ओशो में, यहाँ पे ये ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी को वेस्टर्न मटीरियलिज्म के साथ ये मोमेंट जोड़ती हुई
देखी थी हमने इस मूवमेंट के अंदर, जिसने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी अट्रैक्ट की, लेकिन ये कंटिन्यूअसली इन्फ्लुएंस कर रही थी लोगों को सेल्फ हेल्प के थ्रू और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू। तो ये दो फेमस कल्ट्स हैं जिसके बारे में आप गूगल भी कर सकते हैं अगर आपको और डीप में जाना है तो। फोर्थ आ जाता है सोशियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ रिलीजियस रिवाइवलिज्म। सोशियोलॉजिकली जब हम देखते हैं तो हम क्या कॉजेज देखने को मिलते हैं रिलीजियस रिवाइवलिज्म के, तो फर्स्ट हमारा आ जाता है मॉडर्निटी एंड ग्लोबलाइजेशन। जितने भी सोसाइटी के अंदर रैपिड फास्ट चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से लोगों के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस, लोगों के अंदर एलियनेशन, लोग दूर हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से दूर हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। तो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट इन सब कंसर्न्स को एड्रेस करके लोगों के अंदर, सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर स्टेबिलिटी की फीलिंग या बिलोंगिंग कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो वाली फीलिंग क्रिएट करने की बात करती है, राइट। तो मॉडर्निटी एंड ग्लोबलाइजेशन इज वन ऑफ द कॉज। सेकंड आ जाता है सेकुलराइजेशन। अब जैसे सेकुलर आइडियोलॉजीज विद टाइम विद इन एवरी सोसाइटी ग्रो कर रहा है, वैसे ही रिवाइवलिज्म भी ग्रो कर रहा है। बिकॉज जो ये काउंटर फोर्स है ये इसलिए है क्योंकि वो रिलीजियस आइडेंटिटी को जो यूनिक है उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं और ट्रेडिशनल वैल्यूज को भी प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। थर्ड आ जाता है कैरिज्मेटिक लीडरशिप। अब कैरिज्मेटिक फिगर्स क्या है, कई बार फॉलोअर्स को वो लेते हैं ताकि वो उनको स्पिरिचुअल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके मॉडर्न प्रॉब्लम्स का, राइट। अगर कोई भी आपको मॉडर्न प्रॉब्लम है उसको कैसे स्पिरिचुअली कनेक्ट करके सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कैरिज्मेटिक लीडर्स यूज़ करते हैं। और ये जो प्रॉब्लम, ये जो सॉल्यूशंस होते हैं वो लोग रिलेट भी कर पाते हैं, इसलिए जो टीचिंग्स है कैरिज्मेटिक लीडर्स की और जो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हैं वो लोगों को पसंद आते हैं, इसलिए वो लोग इन कैरिज्मेटिक लीडर्स से जुड़ते चले जाते हैं। फोर्थ आता है हमारे कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। जब हम रिवाइवलिज्म की बात करते हैं तो हम देखते हैं ये एक कल्चरल, जो हमारे कल्चर खराब होता जा रहा है उसके रिस्पॉन्स में रिवाइवलिज्म बात करता है। कॉलोनियल हिस्ट्री जो हमारी रही है, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन हुई है, उसकी वजह से जितना भी कल्चर के साथ खिलवाड़ हुआ या छेड़खानी हुई है उसके रिस्पॉन्स में रिवाइवलिज्म आया है। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं रिसर्जेंस ऑफ हिंदू नेशनलिज्म इंडिया में, तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि कैसे रिलीजियस रिवाइवलिज्म टाइड है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से। तो अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए जो रिलीजियस रिवाइवलिज्म है वो देखने को मिला है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन से आप टाई करो, अपने आप को एसोसिएट करो, उसके लिए भी रिवाइवलिज्म देखने को मिला है। फिफ्थ आ जाता है कि क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है रिलीजियस रिवाइवलिज्म का। तो फर्स्ट हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट, जिसकी वजह से स्पिरिचुअल और इमोशनल सोलेस आया है लोगों के अंदर। जब अनसर्टेनिटी का जो टाइम आता है, जब लोगों को पता नहीं होता क्या करना है, तो वहाँ पे स्पिरिचुअल और इमोशनल जो बैलेंस है, एक कंडोलेंस है, अपने आप को किसी से एसोसिएट जो करने वाली जो ताकत होती है, वो रिलीजियस रिवाइवलिज्म के थ्रू लोगों के अंदर आई है। ये कल्चर और रिलीजियस ट्रेडिशन को रिवाइटलाइज करता है, फिर से लेके आया है, कम्युनिटी बिल्डिंग में इंकरेज करता है और सोशल सॉलिडारिटी लोगों के अंदर लेके आता है। अब नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो सोशल फ्रेगमेंटेशन आ जाती है, सोसाइटी के अंदर डिवीजन आ जाती है, फंडामेंटलिज्म या एक्सक्लूड कर देना लोगों को रिलीजन के बेसिस पे। कुछ कल्ट, कुछ मूवमेंट फॉलोअर्स को एक्सप्लॉइट करती है। एक्सप्लॉइट कैसे, उनको मैनिपुलेट करके या उनके ऊपर कंट्रोल बना के कि जिस तरीके से हम बोल रहे हैं वो करो, या फिर जो हम आपको टीच कर रहे हैं, जो हमारी आइडियोलॉजीज हैं वही करेक्ट है और वो मे भी ना हो करेक्ट, राइट। तो ये जो एक्सप्लॉइटेशन है और ये जो मैनिपुलेशन है ये देखने को मिलता है इन कल्ट्स एंड इन फ्यू ऑफ द मूवमेंट्स। अब रिवाइवलिज्म की वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकते हैं विद इन पॉलिटिकल या फिर नेशनलिस्ट एजेंडाज। बिकॉज अगर नेशन के अंदर कुछ चल रहा है और मूवमेंट्स में भी दे आर स्पीकिंग समथिंग एल्स, तो कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े ये देखने को मिलते हैं ड्यू टू रिवाइवलिज्म। नाउ कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स की बात करें तो कंटेम्प्रेरी इज प्रेजेंट टाइम में, तो एक हमारा है पेंटोकॉस्टलिज्म, जो कि क्रिश्चियन मूवमेंट जो रैपिडली ग्रो हो रही थी, एम्फोसाइज कर रही थी वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के ऊपर, डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद द गॉड के ऊपर, जो कि पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका में। वहीं पे सेकंड आ जाता है बुद्धिस्ट रिवाइवल इन द वेस्ट। अब मॉडर्नाइज्ड बुद्धिस्ट मूवमेंट लाइक जेन एंड विपासना, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की हुई है वेस्टर्न ऑडियंसेस में, जहाँ पे वो माइंडफुलनेस और स्पिरिचुअल बैलेंस के बारे में बात करते हैं। थर्ड आ जाता है हमारा हिंदू रिवाइवलिज्म। अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस ने भी इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा हिंदू ट्रेडिशन और कल्चरल
प्राइड के बारे में बात की, हिंदू ट्रेडिशंस को फिर से लेके आना, या फिर कुछ जो ऐसे मिस हो गया, उनके अंदर कुछ भी छेड़छाड़ हुई है, उसके बारे में आरएसएस बात करता है। और वो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ आरएसएस को जोड़ा भी जाता है, राइट। तो ये हमने डिफरेंट रिवाइवलिज्म के बारे में बात की। लास्ट हमारा आ जाता है इस्लामिक रिवाइवल मूवमेंट, जो कि ताबलीगी जमात या फिर सूफी ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, जो मुस्लिम्स को फिर से रिकनेक्ट करने की ट्राई करते हैं विद द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। ग्लोबलाइजेशन या मॉडर्न चैलेंजेस से हट के वापस से इस्लाम के साथ जोड़ना, जो उनके प्रिंसिपल्स है, ये इस्लामिक रिवाइवल मूवमेंट के दौरान देखा जाता है। अब लास्ट हमारा आ जाएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन आपको हर आंसर के एंड में देना है। कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने कंक्लूजन में मेंशन किया कि जब हम रिलीजियस रिवाइवलिज्म की बात कर रहे हैं, तो हम न्यू मूवमेंट्स देख रहे हैं, न्यू कल्ट्स देख रहे हैं, जो कि जितना भी रिलीजन के अंदर चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं उससे अडेप्ट करे लोगों को, राइट। ये जितनी भी मूवमेंट्स है, ये स्पिरिचुअल मीनिंग, आइडेंटिटी और कम्युनिटी वाली फीलिंग इंडिविजुअल्स के अंदर लेके आती है, ताकि वो मॉडर्न वर्ल्ड में जितने भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जितने भी इश्यूज हैं, उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन वो फाइंड कर सके। हावेवर जब हम सोशियोलॉजिकली इम्पैक्ट देखते हैं, तो इम्पैक्ट ये दोनों तरफ तरीके से हो सकता है, जहाँ पे सोशल सॉलिडारिटी भी सोसाइटी में आती है, लोग एकजुट भी होते हैं, लेकिन वहीं पे इन रिलीजियस आइडियोलॉजीज, इन रिलीजियस ग्रुप्स की वजह से एक डिविजन भी सोसाइटी के अंदर देखने को मिलती है। अब जब हम रिवाइवलिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सोसाइटी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको भी मद्देनज़र रखें। जो रोल है रिलीजन का प्रिजर्व करने में, रीशेप करने में रिलीजियस ट्रेडिशंस को मॉडर्न वर्ल्ड में, उसके बारे में भी बात हो, और वो कैसे उस वर्ल्ड के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं, कैसी चीज़ें फंक्शन हो रही है, उसके बारे में भी रिलीजियस रिवाइवलिज्म बात करता है। और रिवाइवलिज्म को इसलिए अंडरस्टैंड करना सोशियोलॉजी में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो ये हमारा आंसर था रिलीजियस रिवाइवलिज्म के ऊपर, जिसमें हमने वेरियस कल्ट, वेरियस मूवमेंट्स और कंटेम्प्रेरी टाइम्स में भी कौन सी मूवमेंट्स आई है और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है रिवाइवलिज्म के बारे में बात करनी विद इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी, ये हमने इस क्वेश्चन में जाना। आई होप आप लोगों को आंसर समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन ईजी लगी होगी। हाँ, इसमें कुछ भाई कुछ इसमें टर्म्स है, मूवमेंट्स के नेम है, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, राइट। वो आप लिख सकते हो एक कॉपी पे विद द नेम ऑफ मूवमेंट्स, और उनके अंदर एक एक दो दो पॉइंट की किस बारे में वो बात करते हैं, तो आप इजीली उनको रिमेंबर कर सकते हैं। एंड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसको बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप उसको एक बार राइट करके देखें, या फिर की टर्म्स में उनकी मूवमेंट्स के नेम देखें, तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन स्कोर बेटर। अगर आप मेरी वो न्यू इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, तो प्लीज़ वो वाली वीडियो ज़रूर देखना। यू कैन स्कोर मच मच बेटर। ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन 9। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कॉमेंट ज़रूर करिए, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 10। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।